हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द इंग्लिश हब। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 11 के हॉर्नबिल से पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। चलो शुरू करते हैं। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन वॉज रिटन बाई वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोइट थे, ठीक है ना। तो अमेरिकन पोइट थे। हम आज सुनेंगे कि हम रेन, जैसे हमने जब हम बचपन में पढ़ा था, हमने वाटर साइकिल, है ना, किस तरह से वाटर बॉडी से वाटर इट गेट्स एवापोरेटेड इनटू द स्काई, है ना, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड एंड देन आफ्टर दैट अगेन इट कम्स डाउन एज रेन। ये जो साइक्लिक ऑर्डर ऑफ रेन, उसी का हम एक दूसरे तरीके से हम इसको जानेंगे आज, एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन। अभी पहले जब हम शुरू करते हैं वॉइस ऑफ द रेन, अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप सोचोगे वॉइस ऑफ द रेन कैसा होता है। पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स के बारे में हमने सुना है, टिप टिप आवाज़ होती है गिरने की। तो हम वॉइस का मतलब बस हम यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है कि नहीं। बट आज हम इस पोएम को कुछ दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पोएट रेन से बात कर रहे हैं। The poet is asking some question to the rain. चलिए हम देखते हैं कैसे पूछा जाता है। और दूसरी बात है कि the poem is written in a classical style, जहाँ हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं जो क्लासिकल इंग्लिश में यूज़ किया जाता था। जैसे आर को आर्ट बोला जाता था, जैसे यू को दाऊ बोला जाता था, ठीक है ना। तो हम वो क्लासिकल टर्म्स भी यहाँ हैं, हम उन सारी चीज़ों को समझाएंगे। और यहाँ आप लोग देखोगे वर्ड मीनिंग्स भी दिया रहेगा, वर्ड मीनिंग्स को भी हमें जानना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पोएट पहले ही सवाल करते हैं, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अभी सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर मतलब रेन के बारे में बताया गया है। सॉफ्ट फॉलिंग मतलब धीरे धीरे पानी बरस रही है ना, बरसात के मौसम में जैसे बारिश होती रहती है। तो अभी वही बोला गया है कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर को पोएट कुछ सवाल करते हैं, पोएट कुछ पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एंड हु आर्ट दाउ, आप हो कौन? अजीब नहीं लगता है? हम रेन से जाके पूछेंगे आप हो कौन? लेकिन यही है, हम जब पोएम्स पढ़ेंगे हमें याद रखना, ये समझना है कि वी हैव टू इमेजिन। हम इसको बोलते हैं विंग्स ऑफ पोइजी। लाइक पोएम का ना, जैसे एक इमेजिनेशन के जगत में हमको जाना पड़ेगा। वहाँ हम जैसे उड़ेंगे, वी हैव टू सोर हाई एंड हाई इनटू द फॉर्मामेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो फॉर्मामेंट मीन्स स्काई ऑफ इमेजिनेशन। लाइक आप जितना इमेजिन करोगे पोएम को, आप उतनी ही अच्छी तरीके से अपने अंदर डाल पाओगे। तो हम वो इमेजिनेशन का जो एक दिमाग है ना, उस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी बोलते हैं, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सेड आई मीन सेड द पोएट। द पोएट आस्क्स दिस टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, द रेन्स। बोलते हैं हु आर्ट दाउ, दैट इज हु आर यू, आप कौन हो? हमें क्या लगता है, हम सवाल पूछेंगे तो थोड़ी ना हमें बारिश जवाब देगी ना। बारिश तो हमें जवाब नहीं देगी, हमें मालूम है। लेकिन पोएट कहते हैं उनको जवाब दिया, उनको रिप्लाई किया बारिश ने। एक्चुअली रिप्लाई किया मतलब ये पोएट जो है वो उनका जो इनर सेंस है ना, वो उनकी जो सेंसिटिविटी है ना, वो बहुत सेंशुअल है और वो उसको सोचते हैं। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनका थॉट इतना हाई लेवल का है कि एज इफ वो समझ लेते हैं कि बारिश क्या बोलना चाहती है। वो क्या बोलते हैं? Which strange to tell gave me an answer as he had translated। बोलते हैं कि अजीब लगता होगा आप लोगों को कि उसने मुझे जवाब दिया। हाँ, जवाब दिया तो क्या जवाब दिया? अजीब लगता है ना आप लोगों को सुनने में, जवाब दिया। बट रियली बिलीव मी, मुझे लगा, मुझे आंसर तो मिल गया, मुझे तो रिप्लाई मिल गया। चलो मैं अभी आप लोगों को भी रिप्लाई बोल देता हूँ। वो कहते हैं, तो इसको मैं इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट करता हूँ। रेन तो रेन की आवाज़ में ही बोला है, रेन तो रेन की भाषा में ही बोलता है ना। तो रेन की भाषा में मतलब पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स है ना फॉलिंग। तो
बोलते हैं कि वो बारिश गिरने की जो आवाज़ है वो बस वही आवाज़ करता गया, मुझे वो लैंग्वेज मालूम है, मुझे लगता है मैंने वो लैंग्वेज को उसने जो बताया उसको मैंने डिकोड कर लिया होगा, मुझे लगता है कि मैं डिकोड करने में सक्षम हूँ, मैं डिकोड कर पाया हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आप लोगों के भाषा में, मतलब इंग्लिश में, मतलब पोएम जिस भाषा में लिखा गया है। पोएट ये कहते हैं, अभी पोएट जो बात कहेंगे, अभी पोएट जो कहेंगे वो क्या होगा, वो रेन ड्रॉप ने, फॉलिंग जो शावर है उसने जो जवाब दिया था वही अभी पोएट हम लोगों को कहेंगे, ट्रांसलेटेड वर्जन। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, बारिश ने क्या कहा, बोला आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन ने बताया आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। अच्छा, अचानक से पोएम ऑफ द अर्थ क्यों बता दिया, बहुत कुछ बोल सकते थे, पोएम ही क्यों। अभी देखिए, हम अगर बोलते हैं कि दुनिया में सबसे सुखद अनुभूति क्या होती है, सबसे अच्छा क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है, मन बहुत खुश होता है क्या करने से, गाना सुनने से, है ना। तो गाना बहुत एक अच्छा सा एक सेंस देता है हम लोगों को, एक अच्छा सा इमोशन हमें देता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है हम लोगों को। तो ये जो गाना हम कहते हैं ना, हम लिरिक्स बोलते हैं, लिरिक्स है ना, जो गाने का जो वर्ड्स होता है ये लिरिक्स होता है। एक्चुअली ये लिरिक्स क्या होता है, पोएम ही है ना। ये गाना क्या होता है, एक्चुअली पोएम ही होता है ना। पोएम में हम जब सुर डालते हैं, हम जब उसमें सुर डालते हैं, कुछ म्यूजिक डालते हैं, तो वो गाना बन जाता है। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ सॉन्ग। तो ये बोल रहा है कि रेन, तो अभी हम ये समझते हैं, तो पोएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कह सकते हो दैट इज अ काइंड ऑफ यूनिट ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ, यूनिट ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन लाइफ आप कह सकते हो। कैसे यूनिट ऑफ हैप्पीनेस कह रहे हैं, क्योंकि आनंद, हमने जो कहा कि हमें आनंद मिलता है, किससे मिलता है, हमें गाना सुनने से बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होता है, बहुत सुखद अनुभूति होती है हमें। तो सुखद अनुभूति कब होती है आप लोगों को, जब आप गाना सुनते हो। तो गाना आप सुनते हो, गाना होता क्या है भाई, गाना होता है पोएम, छोटे छोटे जो कई लाइनों में लिखा जाता है, पोएम्स जो होता है उसमें जब आप सुर दे देते हो, म्यूजिक डाल देते हो, तो वो गाना बन जाता है। तो पोएट वही कह रहे हैं। तो फिर बेसिक क्या हो गया, उसका यूनिट क्या हो गया, पोएम हो गया ना। तो अभी बारिश भी वही कह रही है, वॉइस ऑफ द रेन भी वही बोल रहा है कि मैं तो भाई, जैसे पोएम सुख का एकदम बेसिक यूनिट है ना, मैं भी ये जो पृथ्वी है ना, अर्थ जो है ना, उसका मैं बेसिक। अभी फिर पोएम को हम क्या कहें, पोएम इज द बेसिक यूनिट ऑफ हैप्पीनेस हम कह सकते हैं कि नहीं। फिर तो बोलते हैं कि मैं भी पृथ्वी का पोएम हूं। तो पोएम को हमने क्या समझ लिया था, बेसिक यूनिट ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं पृथ्वी का पोएम हूं, मतलब मैं भी बेसिक यूनिट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड हूं। समझ में आया ना। तो कितनी सुंदर तरीके से पोएट कहते हैं, कितनी मतलब बहुत सुंदर तरीके से वो हमारे सामने ये रखते हैं। वो कहते हैं कि वॉइस ऑफ द रेन बोलता है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं तो पृथ्वी का पोएम हूं, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। कैसे, वो बोलते हैं इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं इटर्नली मैं राइज करता हूँ। बारिश कहती है कि मैं अभी तो तुम्हारे पृथ्वी में मैं आ रहा हूँ, मैं तो अभी बारिश बन के नीचे आ रहा हूँ, लेकिन मालूम है मैं बारिश बन के नीचे जो आ रहा हूँ ना, ये मेरा एक स्टेज है। बट इसके पहले मैं ऑलरेडी इस पृथ्वी से इवापोरेशन के, हमें मालूम है, हमने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है जब हम साइंस पढ़ते थे छोटे बचपन में, है ना। तो हम इवापोरेट जब होता है वाटर, तो क्या होता है, वो इटर्नली राइज करता है। इटर्नल मतलब विदाउट एनी एंड, वो ऊपर उठता जाता है, गैसियस फॉर्म में होता है ना तब। तो वही कहते हैं कि इटर्नल आई राइज, मैं एकदम ऊपर उड़ के चला जाता हूँ, मतलब एवर लास्टिंग। या इटर्नल बोलने का मतलब क्या होता है, एवर लास्टिंग, मतलब मैं इटर्नली एवर लास्टिंग तरीके से मैं ऊपर उठता जाता हूँ। एवर लास्टिंग क्यों बताया, क्योंकि वाटर तो वाटर ही रहता है, वाटर तो ज़ीरो नहीं हो जाता है। कभी वो गैसियस स्टेट नहीं लेता है, कभी वो लिक्विड स्टेट लेता है, कभी वो आइस बन जाता है तो सॉलिड स्टेट भी आ जाता है। बट वो है तो, कभी क्लाउड में रहता है, कभी इवापोरेशन हो रहा है, कभी नदियों में, तालाब में, मतलब पानी में, है ना, नालियों में रहता है पानी, जो हमारा वाटर बॉडीज ऑन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ बोलते हैं हम। तो जहाँ भी हो कोई ना कोई फॉर्म में रहता है, बट है तो वो सही। तो इसलिए कहा जा रहा है एवर लास्टिंग, वो है।
बोलता है इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? जो जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो गैसियस स्टेट में होगा तो कैसे टच करोगे आप? वो तो इवापोरेट होकर, जब सूर्य बहुत तेज होता है तो हम पानी जो होता है, नदियों में पानी सूख जाता है, तालाब में पानी सूख जाता है। तालाब से क्यों? बिकॉज वो इवापोरेट होकर निकल जाता है। आप उसको थोड़ी ना रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना आप उसको। सो दैट कैन नॉट बी टच्ड, तो वो है इम्पैल्पेबल, ठीक है ना। तो इम्पैल्पेबल। इटर्नल आई राइज, तो मैं आसमान की तरफ उड़ के चला जाता हूँ। गैस तो ऊपर की तरफ ही उड़ के जाएगा ना, तो राइज ही बोलेगा। तो इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हो भाई, उतना आसान नहीं है मुझे छूना। तो इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, यहाँ जो जमीन है, लैंड है, लैंड से मैं ऊपर उड़ के चला जाता हूँ। आप कोई मुझे छू नहीं सकता है, कोई मुझे टच नहीं कर सकता है। तो इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कहाँ से जाते हो? लैंड से जाते हो। लैंड में कैसे जाते हो? लैंड से कैसे जाते हो? लैंड में जो वाटर बॉडीज है वहां से इवापोरेट होके चले जाते हो। और कहाँ से? वो जो बॉटमलेस सी है ना, हम कहते हैं सी तो बहुत डेप्थ होता है उसका, बहुत डीप होता है सी, बहुत पानी है, उसको खत्म नहीं हो सकता, उसका पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉटमलेस। ऐसे जैसे उसका कोई बॉटम ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है, बॉटम नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि हम बॉटम तक पहुंचना ही बहुत कठिन हो जाता है। इतना पानी होता है समुद्र में। वही कहते हैं कि हम कहाँ से इवापोरेट होके चले जाते हैं मालूम है? लैंड में जितने वाटर बॉडीज हैं, लेक है, पॉन्ड्स हैं, रिवर है, स्ट्रीम है, जो कुछ भी है, हम वहाँ से इवापोरेट होके चले जाते हैं। इम्पैल्पेबल, जिसको आप छू भी नहीं सकते हो। और फिर कहाँ से जाते हैं? जो बॉटमलेस सी आप कहते हो ना, बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, वहाँ से भी हम ऊपर उड़ के चले जाते हैं। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कहाँ जाते हैं? अपवर्ड जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? हेवन की तरफ चले जाते हैं। हेवन मतलब हम जानते हैं स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है, आसमान के ऊपर है। तो कहते हैं अपवर्ड टू हेवन। वेंस मतलब जहाँ, वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर, चेंज्ड एंड येट द सेम। वेंस बोलने का मतलब होता है जहाँ से, जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाने के बाद क्या होता है मालूम है? वेगली फॉर्म्ड। वेगली मतलब एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, नॉट वेरी क्लियर। वेग का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा विविड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। तो वेगली फॉर्म मतलब यहाँ से इवापोरेट होते जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद एक कोई दूसरा शेप ले लेते हैं। एक वेगली फॉर्म्ड एक शेप बन जाता है मेरा वहाँ, जो बहुत क्लियर नहीं है, नॉट क्लियरली फॉर्म्ड। कैसे? हम यहाँ इवापोरेट होके जाते हैं, फिर वहाँ जाके हम क्या बन जाते हैं? क्लाउड बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। तो बादल तो वेगली फॉर्म्ड हो ना, तो आप थोड़ी ना समझोगे, आप दूर से देखोगे बादल बस ले, यहाँ से यहाँ बादल फ्लोट कर रहा है, क्लाउड फ्लोट कर रहा है। लेकिन हम क्लाउड के भीतर का जो छोटा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। तो वो बहुत क्लियर नहीं है कि वो पानी है। हमें लगता है बादल जैसे कोई गैस जैसा कुछ है, इधर से उधर तक जाता है, लेकिन वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो हमें समझ में नहीं आता है ना। इट्स नॉट वेरी क्लियर, है कि नहीं? आप जब पहाड़ों में जाते हैं तो बादल आपके सामने से, बादल के भीतर से आप जब गुजरते हो तो कैसा लगता है? एक ठंडा सा महसूस होता है ना। तो ठंडा क्यों महसूस होता है? बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज देयर, है ना। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स या तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ठंडा महसूस आता है। तो वही कहते हैं कि अपवर्ड टू हेवन, वेंस जहां जाकर, वेगली फॉर्म्ड एक अनक्लियर, एक डिस्टिंक्ट कोई शेप नहीं लेता हूं मैं, तो वेगली एक फॉर्म्ड हो जाता हूं, एक कोई स्ट्रक्चर बन जाता है मेरा, जैसे अजीब सा, अलग सा, है ना, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? बादल का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑल टुगेदर चेंज है, देखो ना, टोटली चेंज्ड है ना। जब आप पानी में रहते हो, नहाते हो, उतरते हो, तो पानी में आप भीग जाते हो, पानी के भीतर आप जाते हो, तो एक तरह का अनुभूति है ये, एक तरह का एक मतलब डिफरेंट, एक दूसरे तरह का एक फीलिंग होता है। आप अगर आप बादल के भीतर जाते हो, बादल के भीतर से गुजरते हो, तो एक दूसरे तरह का एक फीलिंग होता है। तो आप देखो, ये जो दोनों अलग अलग फीलिंग है, दोनों को आप मिला नहीं सकते हो तब, है ना। पानी में नहाते हो तो एक तरह का फीलिंग, और बादल के भीतर से गुजरते हो तो दूसरी तरह का फीलिंग है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग बोलता है वही कि ऑल टुगेदर चेंज्ड, एकदम टोटली चेंज्ड एंड येट द सेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोटली चेंज हो गया
गया हूँ, आप लोगों को महसूस होता होगा, आप लोगों को लगता होगा कि मैं चेंज्ड हो गया हूँ, बट आई एम द सेम स्टिल नाउ। मैं वही हूँ, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, मालूम है। मैंने सिर्फ अपना चेहरा बदला हुआ है, अपना लुक्स बदला हुआ है, अपना स्टेचर बदला हुआ है, अपना शेप बदला हुआ है, अपना फॉर्म बदला हुआ है, बट मैं तो हूँ वही। समझ में है ना। उसके बाद बोला जाता है आई डिसेंड, अभी जब हम बादल बन के हैं आसमान में, उसके बाद बोला जाता है कि आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एट मीन्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ। डिसेंड मतलब क्या होता है, एसेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना। अभी नीचे कैसे आते हैं, बारिश बन के नीचे आता है। जब वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जब सब एक जगह हो जाते हैं तो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो बारिश बन के नीचे आ जाते हैं। तो वही बात बोला जाता है कि आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स। अभी ड्रॉट्स का दो मतलब होता है ना, एक है ये ड्राउट, एक है ये ड्रॉट, DROUGHT। ये ड्रॉट का मतलब होता है क्या है, सूखापन, ड्राइड वेदर, बंजर हो जाता है ना ज़मीन, एकदम पानी ना होने के कारण एकदम हम देखते हैं मतलब मिट्टियाँ एकदम सूख जाती हैं कभी पानी के अभाव से। तो ये एक ड्रॉट है। और दूसरा और एक ड्रॉट है, ये भी मैं बताना चाहती हूँ, DRAUGHT। ये तो DROUGHT है। और दूसरा जो ड्रॉट है DRAUGHT, उसका क्या मतलब होता है, एक घूंट पानी का, 1 ड्रॉट ऑफ वाटर। समझ में आया ना, एक घूंट को ड्रॉट कहा जाता है, वो है DRAUGHT। और ये है DROUGHT, ड्राउट। ओके, सो ये बताया जाता है कि मैं नीचे क्यों आता हूँ मालूम है, टू लीव द ड्रॉट्स। लीव का मतलब क्या होता है, टू वॉश। ड्रॉट मतलब सूखा। जब सूखा पड़ जाए तो पानी में बारिश बन के, आपको बहुत प्यास लगती है तो आप क्या करते हो, पानी पीते हो। गला सूख जाता है तो आप पानी पीते हो, गले को भिगोते हो, तो अच्छा लगता है, महसूस होता है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं वो कि मैं बारिश बन के जब नीचे आता हूँ ना, तो ये पृथ्वी में जो सूखापन हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसको मैं वॉश कर देता हूँ, उसको मैं भिगो देता हूँ, उसको मैं वेट कर देता हूँ। आई लेव का मतलब बोला जाता है कि वॉश करना, ठीक है ना, या तो नहलाना, बेटर टू से नहलाना। मैं उसको ना बेथ करवाता, मतलब पूरा नहला देता हूँ, मैं उसको पृथ्वी को नहला देता हूँ। बहुत सूखा पड़ जाता है तो पानी की ज़रूरत होती है, तो मैं इतना पानी डालता हूँ, बारिश बन के नीचे आता हूँ, तो मैं पृथ्वी को नहला देता हूँ पानी से। सूखापन को मैं दूर कर देता हूँ, दूर दूर तक सूखापन नहीं रहता है। तो मैं जब पानी होता है तो पेड़ पौधों में जान आ जाती है, तो पत्ते खिलने लगते हैं ना। तो ये जो डास्ट होता है ना, धूल वगैरह जो पत्तियों में लगा रहता है, वो सब धुल जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, एकदम साफ ग्रीन है ना, कितना सुंदर लगता है। तो देखो जो बताया गया था, पोएम ऑफ द अर्थ मतलब आनंद का जो यूनिट, सुख का जो यूनिट, हैप्पीनेस का जो यूनिट, ये भी हैप्पीनेस ही देता है ना हम लोगों को। जब हम पेड़ों को देखते हैं कि पूरा पानी से एकदम धूल मिट्टी सब कुछ धुल गए हैं, साफ साफ हरी हरी पत्तियां है ना, फिर फूल खिल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है हम लोगों को देखने में, वो भी हमें हैप्पीनेस देता है ना। तो देखो क्यों उसने कहा था पोएम ऑफ द अर्थ, देखो ये भी वही काम कर रहा है, हैप्पीनेस ही दे रहा है हम लोगों को, है ना। तो बताया गया है कि एंड ऑल इन दैम आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स। हम क्या क्या धुलते हैं, जो ड्रॉट है, सूखापन जो है, उसको धुलते हैं, नहलाते हैं, पूरा पानी से पूरा नहला देते हैं। एटमिस का मतलब बोला है कि डस्ट पार्टिकल्स जो है ना, हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल्स रहता है, बहुत धूल रहती है, तो हम उसको धुल देते हैं, तो पूरा पोल्यूशन फ्री लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वही कहते हैं कि डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब का मतलब पूरा पृथ्वी में जो डस्ट का लेयर बना रहता है। मैं इन सब चीज़ों को, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो ऐसा होता है ना कि गर्मी पड़ती है, पानी नहीं रहते, बरसात का मौसम ना हो तो बरसात ना हो तो सब कुछ सूखा सूखा सा होता है, सब कुछ ड्राइड अप हो जाता है, धूल मिट्टी से चारों तरफ एकदम ढका रहता है। तो वही कहता मैं तो आता हूँ, आने के बाद सबको नहला देता हूँ, सबको साफ कर देता हूँ, सब कुछ दिखने में सुंदर हो जाता है। वही कहते हैं कि आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, एटमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब and all that in them without me were seeds only, latent, unborn। कितनी सुंदर बात करते हैं। देखो जब तक मैं नीचे नहीं आऊँगा, वो कह रहा है, अगर मैं नीचे नहीं आता हूँ ना, तब तक क्या है मालूम, मैं आने के बाद इनके भीतर देखो, जब
एक पेड़ में फल आते हैं, एक पेड़ में फल आता है, तो फल जब पक जाते हैं तो उसका जो सीड होता है, हमें मालूम है कि उसका सीड फिर से नए पौधे को जन्म देता है कि नहीं, ये तो हमें मालूम है। अभी वो ये कह रहे हैं, अभी सीड तो ऐसे नहीं होता है कि वो मिट्टी में गिर जाए और पौधा उग जाए, ऐसा तो होता नहीं है। क्या किया जाता है फिर उसके लिए? मिट्टी में गिरते हैं, उसके बाद वो मिट्टी के नीचे कुछ दिनों के लिए पड़ा रहता है, उसके बाद जब बारिश होती है तो वो बिकते हैं। हम जब भी घर में भी कभी पौधा उगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीड्स को, हम बीजों को क्या करते हैं, पानी में पहले भिगो के रखते हैं उसको, है ना, उसको पहले भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसको हम मिट्टी के नीचे सो करते हैं कि वो उग जाए। तो पानी चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, अदरवाइज तो वो उगेगा नहीं। तो वही कहते हैं, अगर मैं ना आऊं तो पेड़ में भले ही बहुत सारे सीड्स थे, वो भले ही नीचे गिर गए हैं, या तो पक्षियां उनको लेके मुंह में लेके इधर उधर करके फेंकी हुई हैं, लेकिन वो थोड़ी ना पौधों में पौधे बनेंगे। वो तो पौधे नहीं बनेंगे जब तक पानी नहीं आएगी, तो वो तब तक तो पौधे नहीं बनेंगे ना। तो वही कहा जा रहा है कि मैं नीचे गिरता हूँ एंड मैं सब कुछ को नहलाता हूँ, डस्ट लेयर को धो देता हूँ, ग्लोब को, ग्लोब मतलब पूरा पृथ्वी, ग्लोब हमें मालूम है ना ग्लोब क्या होता है, ग्लोब मतलब पूरी पृथ्वी को, मतलब पूरा पृथ्वी को मैं धो देता हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, मालूम रखना, याद रखना कि जब तक मैं ना आऊँ ना, जब तक मैं ना हूँ ना, तब तक जो कुछ भी पृथ्वी में है ना, वो सिर्फ सीड्स ही है, सीड्स ही होंगे। वो होंगे लेटेंट एंड अनबॉर्न सीड्स। कैसे सीड्स? वो मिट्टी के नीचे बस छिपे हुए हैं, हिडन हो जाएंगे। हिडन तब तक ही रहेंगे ना जब तक वो सीड रहेगा। जब जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, सीड से पौधे उगने लगेंगे, तो वो मिट्टी से बाहर आने लगेगा। अगर पौधे ना हो, अगर जर्मिनेशन ना हो, तो क्या वो मिट्टी से बाहर आएगा पौधा बनकर? नहीं आएगा। उसके लिए पानी चाहिए। तो जब तक पानी नहीं आएगा वो क्या रहेगा, हिडन रहेगा। हिडन मतलब छुपा हुआ, मिट्टी के नीचे छुपा हुआ रहेगा। वही कहता है, तो मैं जब तक नहीं आऊंगा, ये सीड्स जो है ना, ये जो बीज है ना, वो बीज ही रहेंगे, वो पौधा नहीं बनेंगे, वो बीज ही रहेंगे जो मिट्टी के नीचे छुपे हुए से चुपचाप रहेंगे, अनबॉर्न, जिनका जन्म ही नहीं होगा कभी। वो बस मतलब लगेगा बस ड्राइड एक सीड है, गिरा हुआ है। मैं आऊँगा तब ना वहाँ से जर्मिनेशन होगा, तब ना वो सीड धीरे धीरे पौधा बनेगा, धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा, फिर उनमें फल आएंगे, फूल आएंगे, ये सब कुछ होगा। तो इस तरह से लाइफ हमारा जो है चलता रहता है, लाइफ चलता रहता है ना। तो इतने सुंदर तरीके से वो कहता है, वो बोलता है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेर सीड्स ओनली, लेटेंट एंड अनबॉर्न। लेटेंट का मतलब क्या बोला हमने? हिडन, लेटेंट, अनबॉर्न, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और मालूम है, दिन रात भर, फॉर एवर, हर वक्त मैं यही काम करता रहता हूँ। क्या काम करता रहता हूँ? डे एंड नाइट, दिन रात, मैं कभी रेस्ट नहीं लेता हूँ, बस मैं यही काम करता जाता हूँ, कंटिन्यूअसली मैं काम करता जाता हूँ। क्या काम करता हूँ? आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। मेरा जो ऑरिजिन है ना, मैं उसमें लाइफ डालता रहता हूँ। कहाँ? ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन है हमारा जो वाटर बॉडी है, हमारे यहाँ जो नहरें हैं, हमारे यहाँ जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, जहाँ से भी पानी, ओशियंस हैं, सीज हैं, जहाँ से भी पानी इवापोरेट होकर ऊपर चला गया था, पानी यहाँ सूख गया था, पानी का लेयर कम हो गया था। बोला कि ये तो मेरा ओरिजिन है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर ऊपर से घूम के आता हूँ, घूम के आके फिर बारिश बन के मैं क्या करता हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। मैं अपने ऑरिजिन में फिर से लाइफ डाल देता हूँ। लाइफ तो तब आएगा ना जब उसमें पानी आएगी। हम कभी नदियों को बोलते हैं ना, ये मड़ा हुआ सा नदी है, मतलब नदी में पानी ना हो तो हम कहते हैं मड़ा हुआ सा नदी है। तो नदी में जब पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी बहती रहती है, तो हम कहते हैं भाई ये तो बहुत अभी एकदम, जिसे हम कहते हैं, क्या कहें उसको, उच्छल नदी है ना, हम कहते हैं उसको। तो जो भी हो, तो वही कहते हैं कि मैं तो पानी बन के, बारिश बन के नीचे आता हूँ, एंड गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। सिर्फ लाइफ नहीं देता हूँ, उसके साथ साथ क्या करता हूँ, मैं ब्यूटिफाई करता हूँ, सुंदर बना देता हूँ, सब कुछ को प्योर बना देता हूँ। कोई डास्ट नहीं है, अभी धुल गया पूरी पृथ्वी धुल गई है, एकदम क्लीन है, क्लियर है, कितना अच्छा लगता है, मन बहुत खुश हो जाता है ना। तो अभी बोलते हैं कि तो इतना तो समझ में आ गया, पानी क्या करता है, ये बारिश क्या बोला कि वो मैं यहाँ से इवापोरेट होकर आसमान में जाता हूँ, क्लाउड होता हूँ, डिफरेंट चेहरा ले लेता हूँ, डिफरेंट शेप ले लेता हूँ, मैं कोई पकड़ भी नहीं सकता है ना, इनपैल्पेबल,
आई वेंट बोला गया था। अभी ऊपर जाके वो बादल बन जाता है और फिर बादल बन के फिर से बारिश बन के वो नीचे पृथ्वी में आता है। आते वक्त क्या करता है, वो सब धूल मिट्टी को मतलब धो देता है। सूखा जो है, सूखापन जो है या तो सूखा जो पड़ा हुआ है उसको पूरा पृथ्वी को वो नहला देता है और एकदम सुंदर बना देता है पृथ्वी को। फिर से सुंदर लगता है वो पृथ्वी देखने में। तो अगर मन हमारा उदास है तो मन को भी खुश कर देता है। वो सारी चीज़ें जो देखते हैं मतलब मन खुश हो जाता है ना हमारा। तो एक ही तरह से देखो, जैसे मैंने कविता के शुरू में ही बताया था ना, जैसे कोई पोएम हम जब सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, मन बहुत खुश हो जाता है। तो गाना एक्चुअली क्या है, गाना का यूनिट क्या कहा हमने, पोएम है ना। तो वही कहते हैं कि मैं भी पृथ्वी का पोएम हूँ। आप मुझे भी जब देखोगे ना, मैं भी आपके मन को खुश कर देता हूँ। मैं अपनी एक्टिविटी से सारे पृथ्वी के सारे क्रिएचर्स जितने मतलब जीव हैं, सबके मन को मैं खुश कर देता हूँ। तो आप मुझे भी बोल सकते हो कि आई एम ऑल्सो अ पोएम ऑफ द अर्थ। कितनी अच्छी तरीके से बताया गया है। अभी बोलते हैं, अभी देखो इतना तो बोला गया, अभी ब्रैकेट में कुछ बात है, जस्ट 2 लाइन्स हैं, वो ब्रैकेट में है, 1 सेंटेंस। देखो बोला फॉर सॉन्ग। अभी ब्रैकेट देने का मतलब क्या हुआ, हमने देखा है कि फर्स्ट लाइन पोएट ने बताया, हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। उसके बाद पोएट खुद हमें बोलते हैं, जो पोएट मालूम फॉलिंग शावर ने मुझे कुछ जवाब दिया, मैं वो आप लोगों को ट्रांसलेट करके बोलता हूँ। तो वो ट्रांसलेट करके हमें बोलते हैं, तो वो तो ठीक है, वो ट्रांसलेट इतना गया। उसके बाद से जो कुछ बताया है उन्होंने, आई एम द पोएम ऑफ द आर्ट से लेके एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, ये जो टोटल है, ये किसने उत्तर दिया, ये जवाब किसका था, ये जवाब था फॉलिंग शावर का, मतलब बारिश का था। तो बारिश ने ये जवाब दिया था। इतना तो हमने समझ लिया। अभी देखो लास्ट में जो 2 लाइन्स है, 1 सेंटेंस है, उसको ब्रैकेट में रखा गया। इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। पहली बात है, ब्रैकेट क्यों दिया गया है, ये एक सवाल है। ब्रैकेट देने का मतलब है इसका जो हमारा इनर सेंस है ना, इसका जो डेप्थ ऑफ थॉट है ना, उसको ये ब्रैकेट में देके हमें समझाया जा रहा है। क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है फॉर सॉन्ग। अभी बात है कि हमने पोएम क्यों बताया, हमने पोएम ऑफ अर्थ क्यों बताया था। अभी यहाँ से बोलते हैं पोएम क्यों बताया था, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। पोएम होता है गाना का ही यूनिट है पोएम। अभी यहाँ बताया जा रहा है कि फॉर सॉन्ग इशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। कितनी अच्छी तरीके से देखो हम बताते हैं। देखो कोई एक पोएट पोएम लिखता है। अभी वो जो पोएम लिखते हैं या तो लिरिक लिखते हैं, जिसको हम अभी लिरिक्स कहते हैं ना, अभी उसमें म्यूज़िक डाला जाता है, वो गाना बन जाता है, फिर वो एल्बम पब्लिश होता है गाने का, तो बहुत लोग गाना सुनते हैं। कोई लोग तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब वाह बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई अप्रिशिएट करता है। तो हम जो भी करते हैं, तो कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, ये तो है। कोई अप्रिशिएट करता है तो कोई क्रिटिसाइज़ करता है। अभी वो जो गाना कोई बनाता है, वो सिंगर जो है, वो बहुत एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं, देखते हैं कि मार्केट में वो कैसा जाता है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, लोग उसको चाहते हैं या नहीं, लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं। अभी कई लोग पसंद करेंगे, कई उसको लेके ट्रोल करेंगे, कई लोग उसका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, कई लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे। ये सब कुछ होगा। अभी ये सब कुछ होके ना, वो गाना ना कभी क्रिटिसिज्म के बीच से गुजरता है, कभी अप्रिसिएशन के बीच से गुजरता है। अभी गुजर के वो फिर जो क्रिएटर है उसके कान तक आता है। वो क्रिएटर को मालूम चलता है, अच्छा कई लोगों ने इसको पसंद किया, कई लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, इसी तरीके से मतलब गाना जो भी हो, मतलब बहुत कुछ, जैसे हम जो भी करते हैं, मतलब वो किसी तरह से आप देखो, हमारा लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। हमारे लाइफ में भी बहुत अप्स डाउन्स रहता है, बट अल्टीमेटली जो अप्स डाउन्स जो भी कुछ हुआ है, जो भी हमारे लाइफ में है, सब कुछ हमें क्या बनाता है, मैच्योर्ड बनाता है, हमें एक्सपीरियंस्ड बनाता है, हमें मैच्योर्ड बनाता है। तो इन सब चीज़ों का भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। वी कम टू नो अबाउट इट, हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, और फिर हम अपना लर्निंग जो है, हम अपने यंगर्स को, हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो हम अगर ऐसा बोलेंगे, मतलब तो हमारा जो लर्निंग है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, ये भी पॉजिटिव है। कभी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हमें दूसरों को समझाने के लिए या तो दूसरों के लिए कुछ अच्छाइयाँ ला सकता है ना।
तो हम देखते हैं, तो अभी बोलते हैं कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि इस गाना जो बर्थ प्लेस से इशू होता है, गाने का बर्थ प्लेस कौन है, जो क्रिएट करता है वही उसका बर्थ प्लेस है ना। अगर मैं एक पोएट हूँ तो मैंने जो पोएम लिखा है तो मैं ही, यही है इसका बर्थ प्लेस, यहीं से पोएम, इसी दिमाग से पोएम निकला है ना। तो फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, अभी वो घूमता रहता है चारों तरफ, मार्केट में घूमता रहता है ना। लोग पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, कोई देखता है, तो कोई पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता, वंडर कर रहा है, वो घूम रहा है। फुलफिलमेंट वंडरिंग, पूरा घूमने के बाद वो रिटर्न करता है। जैसे हम होता है ना, वो बोलते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहता। मतलब क्या है, हम सुबह निकलते हैं और शाम को घर भी आते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, बट नॉर्मली क्या है, हम लोग सभी लोग सुबह निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं बाहर और फिर शाम को फिर वापस आ जाते हैं। जैसे सॉन्ग भी ऐसा ही है, जहाँ से क्रिएट होता है वहाँ से निकलता है, सबके पास से घूमता है, घूम घूम के फिर जो क्रिएट करता है उसके पास फिर रिटर्न आता है। वो सुनता है, रिटर्न आता है मतलब वो सुनता है कि उसका पोएम या तो उसका सॉन्ग सबको कितना अच्छा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, जो भी। तो ये अभी रेक्ट और अनरेक्ट, रेक्ट का मतलब क्या होता है, रूइंड, डिस्ट्रॉयड। कभी कभी होता है ना, आप कोई गाना बनाते हो, उसको कोई दूसरी तरीके से उसका फिर इधर उधर करके लोग बनाते हैं, उसका कोई मॉकरी करते हैं, तो कभी वो रेक्ट हो जाता है। और कभी अनरेक्ट, मतलब वो उस गाने को इतना अप्रिसिएशन मिलता है कि कोई उसको रूइन नहीं करता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जब आप कुछ क्रिएट करते हो, आइदर उसको कोई रेक्ट करेगा मतलब रूइन करेगा, और नहीं तो कोई रूइन नहीं करेगा। जो भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जो भी हो के वो आपके सामने आता है, आपको मालूम चल जाता है कि लोगों ने इसका अप्रिसिएशन किया या क्रिटिसिज्म किया, व्हाटएवर। तो ड्यूली विद लव रिटर्न्स, अभी जो भी हो वो रिटर्न होता है, आपके पास आता है विद लव। आप उसको समझते हो, आप उसको पैशनेटली, शाम को जैसे हम आ जाते हैं घर में रिटर्न करते हैं, तो मम्मी क्या करती है, हम लोगों को स्कूल से जब रिटर्न करते हैं मम्मी क्या करती है, हमें बहुत प्यार से घर में भीतर बुला लेती हैं, प्यार से हमें खाना देती है, प्यार से हमारी देख रेख करती है ना। तो वही बात है, वो भी जो हम कुछ निकालते हैं, अपना कुछ दिमाग से निकालते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, वो जब हमारे पास उसका रिजल्ट आता है ना, तो वो जैसे लगता है कि विद लव इट रिटर्न्स टू अस। गाना ऐसा होता है ना। तो वही गाने का हमने यूनिट क्या कहा था, पोएम। तो अभी इसीलिए ब्रैकेट में ये बताया गया है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये सडनली अचानक से बारिश ने अपने आप को पोएम क्यों कहा, क्योंकि हमने पहले बता दिया पोएम इज द यूनिट ऑफ अ सॉन्ग। सोचो अभी सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग ऐसे ही निकलता है, घूमता है, घूम घूम के फिर जो क्रिएटर है उसके पास आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि बारिश, यहाँ जो वाटर बॉडीज हैं लैंड में, यहाँ से इवापोरेट होकर वो आसमान में जाता है, घूम 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 के फिर वो कहाँ आ जाता है, फिर अपनी ओरिजिन में आ जाता है। अच्छा लगा ना पोएम, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पोएम है। अच्छा अभी हम यहाँ वर्ड मीनिंग्स भी हमने दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा वर्ड मीनिंग्स को ये देख लेना। और जब हम पोएम पढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ का पोइटिक डिवाइसेस भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक पोइटिक डिवाइस तो है कि पर्सनिफिकेशन। अभी पर्सनिफिकेशन मतलब क्या है, जो हमें मालूम है पर्सनिफिकेशन मतलब कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ को अगर हम कोई इनएनिमेट थिंग्स में डालते हैं तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। देखो अचानक से यहाँ देखते हैं हमने रेन ने बात करना शुरू कर दिया, रेन ने जवाब देना शुरू कर दिया है ना। तो वॉइस ऑफ द रेन, हमने यहाँ देखा है कि रेन को पर्सनिफाई किया गया। जैसे ह्यूमन आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसका जवाब देते हो, जैसे रेन से भी सवाल किया गया, रेन ने भी जैसे जवाब दिया। तो रेन तो जवाब नहीं दे सकता है ना, इसी को हम यहाँ बोलेंगे वॉइस ऑफ द पोएम। जैसे हम बोल रहे हैं वॉइस इन द पोएम, जो बोल रहे हैं रेन को, तो वो है पर्सनिफिकेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है यहाँ मेटाफोर। मेटाफोर देख सकते हो। अभी मेटाफोर कहाँ है, मेटाफोर है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। उसने मतलब एक मेटाफोर क्या करते हैं, एक कंपेयर करते हैं हाउ कि रेन ने पोएम के साथ अपना जो है ना, मतलब जो अपने बारे में कहा कि मैं क्या हूँ, मैं पोएम हूँ, मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ। तो ये जो उसको किसके साथ, अर्थ के साथ उसने एक सिमिलरिटी निकाला है। पोएम ऑफ द अर्थ के साथ रेन ने अपने आप को सिमिलर समझाने की कोशिश की है। तो उसी हिसाब से आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये है एक मेटाफोर। हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में जो हमने ब्रैकेट में बताया ना, तो वहाँ उसको हम कहेंगे पैरेललिज्म है। वहाँ पैरेललिज्म क्यों कहेंगे, हम पैरेललिज्म कहेंगे क्योंकि लास्ट लाइंस में हम देख रहे हैं कि एक पैरेलल एक मतलब ड्रॉ किया गया है बिटवीन किन किन चीज़ों के भीतर एक पैरेललिज्म ड्रॉ किया गया है। जैसे रेन के साथ सॉन्ग ऑफ द अर्थ
है ना, सॉन्ग ऑफ अ पोइट। तो ये जो दोनों में जो पैरेलली दोनों को समझाया जा रहा है कि मैं देखो सॉन्ग ऑफ द पोएम के साथ सॉन्ग ऑफ द पोइट की तरह ही हूँ मैं, है ना, दोनों में एक पैरेललिज्म ड्रॉ किया गया, तो इसको हम बोलेंगे पैरेललिज्म है। फिर यहाँ है हाइपरबोल है, हम देख सकते हैं हाइपरबोल मतलब हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। हाइपरबोले होता है एग्जेजरेशन ऑफ फैक्ट, कुछ चीज़ों को हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे बोलते हैं बॉटमलेस सी का एकदम बॉटम ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है ना, बॉटम तो है ज़रूर, बट जब हम बहुत डीप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उसको समझाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा डीप है समझाने के लिए हमने बोला है बॉटमलेस सी, जैसे उसका बॉटम ही नहीं हो, तो ये कुछ एग्जेजरेशन है। तो एग्जेजरेशन का और एक नाम होता है फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोले, तो हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है ना। और एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, इमेजरी भी इधर है इस पोएम में, जैसे फर्स्ट लाइन में बोला गया है आई से टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ये जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर बताया गया तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाता है, फॉर्म हो जाता है। कौन सा इमेज फॉर्म होता है, जैसे ड्रिजलिंग रेन के बारे में आता है, थोड़ा थोड़ा एकदम पानी बरस रही है तो अच्छा लगता है ना, ड्रिजलिंग रेन। तो वो एक सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब ड्रिजलिंग रेन सॉफ्टली लग रहा है, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लग रहा है पानी गिरने से, तो ये ड्रिजलिंग, तो एक इमेजरी हमारे सामने में आ जाता है, सामने आंखों के सामने आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं इमेजरी। तो ये फिगर ऑफ स्पीचेस, और या हम कह सकते हैं ये पोइटिक डिवाइसेस हमारी इस पोएम में था। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रिमेन टच्ड विद मी।